हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोरम आईएएस। सो टुडे आज हम यूपी पीसीएस मेंस 2024 के आने वाले प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आप सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम बता दें फिलहाल कि आप पेपर 5 और पेपर 6 के दौर वाले स्टूडेंट्स हैं। अब पेपर 5 और पेपर 6 जो इंट्रोड्यूस हुआ है यूपी पीसीएस में, जो कि मेंस की दिशा को बदल रहा है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप 2022 और 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं तो यू विल फाइंड इट कि 2022 के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर मैं जनरल स्टडीज पेपर 1 का ओरिएंटेशन ले रही हूँ तो मैं पेपर 1 के ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोलूँगी। इसके अलावा आपके और टीचर्स आपको पेपर 2, पेपर 3 और मैं पेपर 4 में भी आपको मिलूँगी। तो एक जो रणनीति होनी चाहिए इस तैयारी की वो कैसी होगी, ये हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ जानने की। तो 2022 का जब आप पेपर देखते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1, तो आपको मिलेगा ऐसा कि वो यूपी सेंट्रिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बस वही 2023 में जब आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ज्योग्राफी जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगी, जहाँ यूपी की बाहुल्यता थोड़ी सी कम होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा कि आपको हिस्ट्री जो है वो यूपी के टेंज में ना सही ओवरऑल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा रही है, और सोसाइटी वाला पोर्शन भी ऐसे ही जा रहा है। तो इस बार 2024 चूंकि बहुत सारे ऐसे बदलाव आए हैं, आयोग के भी आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और आपकी भी आयोग से काफ़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हैं पास्ट में, जो कि अभी मैं इस पीपीटी के दौर पे आपसे डील भी करूंगी। मैं बताऊंगी यहाँ कि कैसे कैसे एग्जैक्टली चीज़ें रही हैं। जस्ट अ सेकेंड। एग्ज़ाम जो रहा है हमारा वो ऐसा रहा है कि कई बार इतनी भी कोशिश नहीं की गई है, इतनी भी मेहनत नहीं की गई है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, सीरियल नंबर भी चेंज किया जा सके। यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित, काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड रहा है आपका यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन। तो यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन को अगर आप देखें, कुछ साल के क्वेश्चंस लिखे हमने, कंसेप्ट लिखा है और एक कंपैरिजन लिखा है कि यूपीएससी में वो कैसा जा रहा था। अब आप देख रहे हैं यूपीएससी एग्जाम, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 3 जो था। अगर आपके पास, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या इसके बाद भी आप ऐसा करें कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें इन ईयर्स के, जैसे 18, 19, 20, 22 अभी तक, आप 18 से 24 तक का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी का भी, और 23 तक के मेंस का, पीसीएस का। उससे आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि जो यूपी पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि 2018 में पूछा गया था, दैट वाज ऑन एमके गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ आ रहे हैं पीसीएस के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 2019, जस्ट उसके बाद हुए पीसीएस एग्जामिनेशन में महात्मा गांधी से ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। अब फर्ज करिए कि हम सब, ऑल ऑफ अस, वी आर सो अवेयर ऑफ, वी आर वेल अवेयर ऑफ महात्मा गांधी। ओके, उनकी जीवन से लेकर के, उनके पॉलिटिकल टेंस से लेकर के, उनका फ्रीडम स्ट्रगल में उनके योगदान को लेकर के, यह तमाम सारी चीज़ें, ऐसी भी चीज़ें जहाँ पे फिलॉसफी से उन्हें रिलेट किया गया, कई ऐसी जगहों पे जहाँ पे उन्होंने अहिंसा के लिए हर जगह एडवोकेसी की, और कई एक ऐसी जगह रही जहाँ पे वो चुप भी रहे, और इसके ऊपर भी यूपीएससी के कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इससे ज़्यादा आप महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के अराउंड क्या कर सकते हैं? आइडियली आपको एक कीवर्ड मिला, एक ह्यूमन, एक नेम स्पेसिफिक कीवर्ड मिलता है, वो है महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अगर आप आते हैं कम्युनिज्म से, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो था, 28th नंबर क्वेश्चन 2018 का, ये एग्जैक्टली 20 नंबर क्वेश्चन में 2019 में पीसीएस में पूछा गया है, और 2020 में क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा गया है। तो मतलब टॉपिक या कीवर्ड वाज एग्जैक्टली द सेम। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा एरेना स्टार्ट किया है वो क्वेश्चन के फ्रेम में किया है, क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है वो भी क्वेश्चन के फ्रेम में ही होने वाला है। हमने यहाँ कोशिश की है कि 500 क्वेश्चंस के थ्रू आपको इतना वेल वर्स्ड कर दें उस एग्जाम डे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, और वो कैसे टैकल करना है और क्या टैकल करना है,
मीन्स यू नीड टू बी एग्जाम डे रेडी, मीन्स जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस पर्टिकुलर आइडिया के साथ आप एग्जाम दे रहे हैं, आप उसी आइडिया, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसी माइंडसेट, उसी फिजिकल कंडीशन में अपने आप को पाएं कि आपका एग्जाम हो रहा है, घड़ी अपने हिसाब से चल रही है, 20 क्वेश्चंस हैं और 20 के 20 क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली आंसर करने हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां हम इमोशनली चार्ज्ड होकर के शायद बहुत लंबे चौड़े आंसर लिख दें, शायद जिनमें इतनी ज़रूरत भी नहीं हो, और वहां पे हम इमोशनली चार्ज होकर खूब अच्छा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमें अच्छे से पता है। सो व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर, knowing one particular question is not ideal, rather justifying all the answers, मतलब जितने भी questions हैं उनको आप proper justice करते हैं, so these are going to play a major role in your score. So दूसरा part is reverse engineering. Why through questions? Why not through the syllabus? पहले पढ़ें, फिर आंसर करें, देन आंसर करें और फिर उसके बाद उसको पढ़ें, क्या डिफरेंस हो सकता है इस चीज़ में। माय डियर, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं और स्पेशली जब हम पीसीएस वाले स्टूडेंट्स की बात करेंगे, तो हमने देखा है काफ़ी फैक्चुअली भी प्रिपेयर होते हैं। हम इस चीज़ से दूर नहीं हो सकते कि हम में से काफ़ी सारे लोग घटना चक्र को खा चुके हैं पी चुके हैं, और वो आपको फैक्चुअली बहुत स्ट्रांग बनाता है। मैं मानती हूँ फैक्ट्स अगर स्ट्रांग होते हैं तो उसके इर्द गिर्द कंसेप्ट भी स्ट्रांग होते हैं। वो फैक्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि ये कंसेप्ट क्या थे, राइट? सेम थिंग गोज विथ अगर आपको सिचुएशन में डाला जाए। अब उस फर्ज कीजिए जैसे आप महात्मा गांधी के बारे में जा रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ा, आइडियली उनकी लाइफ से कोई एक डायमेंशन पूछा जाएगा इन द क्वेश्चन, ठीक है? द सेम विथ ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसी तरह रिपीट हुआ है कि यूपीएससी में पहले पूछा गया, उसके जस्ट एक साल बाद उसको थोड़े से हल्की फुल्की भाषा में, थोड़ा कम कमांड्स के साथ उसको पेश किया गया है। बट एक कैच है यहाँ पे, कैच वो है कि वो जो हल्की फुल्की भाषा हुआ करती थी, क्या वही हल्की फुल्की भाषा क्वेश्चन में अब भी एप्लीकेबल है? नहीं। इस साल आप उम्मीद करिए कि आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, आपको उसके डायमेंशंस के ऊपर काम करना है, एंड दीज डायमेंशंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए आपको जो तैयारी करनी है वो उसके इर्द गिर्द करनी है, अलग अलग डायमेंशन से, जो मैं आपके थॉट प्रोसेस बबल्स में अभी आपको समझाऊंगी। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, वी ऑल नो दैट। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है उसको लंबा सा लिखें, से बेहतर है कि हर क्वेश्चन को प्रॉपर जस्टिस दें, और जो आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं वो आप पेपर 4 में भी इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर आप सोसाइटी पढ़ते हैं तो ये सोसाइटी सिर्फ पेपर 1 तक ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप अगर हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, वैदिक कल्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो वैदिक कल्चर हो, वो एक एग्जाम्पल के तौर पे पेपर 4 के अंदर प्रोड्यूस किया जा सके, एज गुड एज दैट। अगर आप एक प्रॉपर पेपर 2 के अंदर गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो वो भी पेपर 4 के अंदर डिपिक्ट किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो भी एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाए। इस तरह से क्या होता है, एग्जाम थोड़ा आसान होता है। वरना क्या होगा, आप एक रूटीन बनाएंगे 2 से 3 महीने की, और उस 2, ढाई 3 महीनों के बीच में आप एक बार फिर से अपने कंफर्ट जोन से शुरू होंगे। जो एरिया सबसे बढ़िया आता है आपको, आप उस एरिया को थोड़ा 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 करके छोड़ते जाएंगे जिस एरिया में आप थोड़े से वीक हैं। बेहतर है कि एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पढ़े हुए कंसेप्ट कितने ज़्यादा रेडी हैं वो आपको चेक करना है थ्रू दिस प्रोग्राम। तो हम 500 क्वेश्चंस के साथ आपके डील करेंगे। क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। सर्टन क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हम आपको क्लास में लिखवाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बीटिंग अराउंड द बुशेस एंड फाइटिंग फॉर द फैक्ट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर। उन फैक्ट्स को उस हिसाब तक ही इस्तेमाल करेंगे हम, ऐसा नहीं कि हम बस फैक्ट्स पढ़ते जा रहे हैं। आपको मॉड्यूलेशन आना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके इस एग्जामिनेशन में। अब मेंस पहले, और कई ऐसे लोग जिन्होंने कई मेंस दे रखे हैं और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्यों नहीं मैं मेंस मैनेज कर पा रहा हूँ, क्या मैं कंसेप्चुअली कमज़ोर हूँ? नहीं, आप कंसेप्चुअली नहीं कमज़ोर हैं, आप उस पर्टिकुलर टाइम पे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, किस क्वेश्चन के साथ कितना जस्टिस करना है वो नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें विल बी लर्निंग। अब
इन द नेक्स्ट स्लाइड हम यहाँ पे ये भी देखते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन 2018 में क्वेश्चन और 2019 में पीसीएस में क्वेश्चन नंबर 15 ग्लोबलाइजेशन वुमेन के ऊपर यू विल फाइंड न्यूमरस ऑफ क्वेश्चंस 2019 में, यहाँ आपको 2020 में, इसके अलावा भी और सारी जगह। पीसीएस में स्मार्ट सिटी को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस में लिया गया, मींस 19, 20 और 22 और तीनों के क्वेश्चन नंबर मींस सीरियल नंबर तक भी सेम थे, इट वाज 8। ओके, नाउ कमिंग टू दिस कल्चरल चेंजेस 18 में 20 में, कास्ट सिस्टम 18 और 20। सो ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि इस साल के जो हमारे टेक्निक होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एप्लीकेटिव आइडिया पे बेस्ड होनी चाहिए। सो वी शुड बी अप्लाइंग व्हाट वी नो एंड वी शुड बी अप्लाइंग विथ ऑल द डायमेंशंस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही हूँ, जैसे यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी में पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने कुछ एक टॉपिक्स को उठाया है यहाँ पे। इफ यू सी प्रिंसली स्टेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब दो तरीके से पूछा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सारे स्टेट्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स से उनको जोड़ा था, ठीक है। तो आइडियली उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन है 2021 में क्वेश्चन नंबर 3 यूपीएससी का, पीसीएस का क्वेश्चन नंबर 1 2019 में और पीसीएस का क्वेश्चन नंबर 3। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आपको करंट अफेयर से उठा करके, जैसे आपके 150 इयर्स किसी चीज के हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर प्रतिमा बन रही है, किसी पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर को एक रिकॉग्निशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोई उनके नाम पे स्पेस बना के, कोई एक मॉन्यूमेंट क्रिएट करके, तो ऐसी तमाम चीजों के ऊपर भी वी विल बी फ्रेमिंग द क्वेश्चंस सो दैट इन 50 क्लासेस एंड 150 आवर्स 150 घंटों में हम एक प्रॉपर ब्रशअप करेंगे थ्रू द क्वेश्चंस एंड आप वहां पे क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंसेप्चुअल डायमेंशंस को क्लियर करेंगे। अब इसी पे आप बुंदेलखंड वाला रीजन जो है 2020 के क्वेश्चन और 19 के क्वेश्चन में आया है आपको, ठीक है, उसकी रीजनल एरियाज वगैरह पे। इसके बाद वैदिक सोसाइटी वाले क्वेश्चन में 2023 में 11 नंबर, पीसीएस 2023 का क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम आगे पीछे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको दिखेंगी कि इस बार हम स्मार्टली कैसे चीजों को हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमारा प्रिपरेशन का आइडिया होगा विच विल बी अराउंड, मान लिया जाए ये हमारा दिमाग है, इफ दिस इज आवर ब्रेन एंड इफ वी आर अ यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट, अगर हम एस्पिरेंट हैं यूपीएससी और पीसीएस के, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कुछ ऐसे शब्द हैं और ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो हमारे दिमाग में नींद में भी बबल हो सकते हैं। जैसे अगर कीवर्ड्स की अगर हम बात करें तो कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, आप क्वेश्चंस उठाइए 18 से लेकर के 23 के क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेटली उसमें मिलेंगे। कंजर्वेशन, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट है तो विल बी टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन, बिकॉज एक्चुअली प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व करने आए हैं और प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने आप सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे माइग्रेशन इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो माइग्रेशन वाला पोर्शन, कुछ ऐसे नाम जो पॉपअप हुए हैं जैसे गांधी जी, बुद्धा, सरदार पटेल, ठीक है, ऐसे ही कुछ और नाम जिसको हम कनेक्ट कहाँ से करेंगे, करंट अफेयर से। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वही नाम इस्तेमाल होने चाहिए, जो बिल्कुल ट्रेंड में होगा, उससे जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके आसपास की चीजें पढ़ लें, ठीक है। तो वो तमाम चीजें देखिए, एक ओवरऑल तैयारी है जो आपकी है, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस मेंस का जो टाइम होता है, जो आपका डायमेंशन होता है, वो दो तरीके का होता है। एक वो जो आप अपने लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, एक वो जो आपको हम पढ़ा करके वहां तक पहुंचा रहे हैं। कई बार जहाँ पे यू आर लैगिंग, वहां पे वो वाला एरिया जो आपको आपके टीचर्स ने एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर करवाया है, वो आपको वर्क करके देगा। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन, कि पास्ट में ये चीज कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में इसके इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर जो है हम अपने इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को प्रॉपर्ली देख सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। डेफिनेटली ये इस समय का प्रेजेंट सिनेरियो है, ये पास्ट का सिनेरियो है, ये मिड का सिनेरियो है, तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी हो गई। टॉकिंग ऑफ एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, पावर, पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर इश्यूज, डेवलपमेंट, मीन्स ये तमाम चीजें एज अ वर्ड आपके दिमाग में हैं। कई ऐसे लोग हैं, चूंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर की है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एज अ डेफिनेशन भी ये अवेलेबल है, लेकिन एज एप्लीकेशन
इस चीज को इससे उसको इससे कैसे इंटरलिंक किया जाएगा, दिस इज वी आर गोइंग टू वर्क विद द questions. And if the question says go into this dimension, we will be reading that dimension, we'll be answering that dimension, and apparently we'll be going back to the content जहाँ पे हमें वो लैक कर रहा होगा, right? अब आते हैं हम ये दिस इज बेसिक वे ऑफ मेरी टीम ने जो मुझे हेल्प किया है कि क्या एग्जैक्टली आप इसमें करने वाले हैं। आपका जो एग्जामिनर है उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या हो सकते हैं, सो दैट यू आर गोइंग टू डिसिफर। इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, डेफिनेटली आई सेड पेपर 2 को पेपर 3 में कैसे इस्तेमाल किया जाए, पेपर 1 को 3 में कैसे इस्तेमाल किया जाए, पेपर 1 को 4 में कैसे किया जाए, 2 को 4 में कैसे किया जाए, और ओवरऑल हाउ टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज एरियाज इनटू योर एसे एंड इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि भाई इंटरव्यू से कम तो सोचना नहीं है सच। आंसर राइटिंग ट्रिक्स आपको प्रॉपर डेवलप किया जाएगा। एंड जो जहाँ पे यूपीपीसीएस वाले स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जो उन्होंने आज तक सिर्फ यूपीपीसीएस ही दिया है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए कमांड्स पे वर्क करना, एक फाइन लाइन डिसाइड करना कि एग्जैक्टली डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। जहाँ थिंक लिखा है वहाँ ओपिनियन होना चाहिए, जहाँ एल्यूसिडेट है वहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ कमेंट है वहाँ किस तरह से कमेंट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एंटिटी का नाम मेंशन करना चाहिए या उसकी गवर्निंग ऑफिस का नाम मेंशन करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे दिखानी है। अपार्ट फ्रॉम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉलो करना है, जो कि आपको कम से कम समय में एक रूटीन को फिक्स करते हुए आपके एग्जाम आने से पहले आपका एक रिवीजन करा दे, और एक रिवीजन जो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से करें। अब वी आर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमने बताया वैदिक सोसाइटी से जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था वो 2023 में क्वेश्चन नंबर 11 और 2023 के यूपीसीएस में क्वेश्चन नंबर 1। वी आर टॉकिंग ऑफ वैदिक सोसाइटी। वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में आज भी प्रचलित हैं? What are the main features of the Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in the Indian society? क्या लगता है आपको? दूसरा क्वेश्चन जो पीसीएस का था 2023 का, जो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन था, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, गिव एन अकाउंट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। जस्ट थिंक व्हाट कम्स टू योर ब्रेन व्हेन यू थिंक ऑफ वैदिक सोसाइटी। और आज की डेट में हम वैदिक सोसाइटी की बात क्यों कर रहे हैं अभी फिलहाल? क्योंकि we are in a era जहाँ religion is a part and participle of our life। एक बहुत important मुद्दा है हम सबकी जिंदगियों में, जो हमें पाथ प्रोवाइड करता है, that is our religion। okay? अब हर किसी के रिलीजन और अपने अपने तरीके हैं, और हमारे देश में ये हमें बिल्कुल हमें ये आज़ादी है कि हम अपने अपने तरीकों से अपने अपने पाथ को समझें, ठीक है, वो पाथ जो हमें एक अच्छाई की ओर लेके जा रहा है, टुवर्ड समथिंग गुड। तो व्हेन वी टॉक ऑफ रिलीजन, अभी आपके चूंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं और महाकुंभ जैसी एक बड़ी प्रतिष्ठा, एक इतना बड़ा प्रोग्राम, एक इतना बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, तमाम लोग आ रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, राइट? तो इस तरह की चीजें आपको कहीं ना कहीं जो आज का हिंदुज्म और वैदिक का जो सोसाइटी है उसका एक अच्छा खासा मीन्स हिंदुज्म एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द वैदिक एज। तो आइडियली आपके दिमाग में उस समय के समाज, उस समय का धर्म, उसकी विशेषता अगर बतलानी हो तो कहाँ से मिल रहा है वो वैदिक लिटरेचर से पता चल रहा है। आइडियली आप ऐसे देखें कि जो भी एक्सकवेशन से हमें मीन्स जो उत्खनन से हमें जो जो चीज़ें पता चलती हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, या जो जो फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर चीज़ों में शायद शब्द का यूज किया जाता है कि शायद ऐसी क्रिमेशन टेक्निक रही होगी, शायद ऐसा व्यापार हो रहा होगा, शायद ऐसे आइडियाज़ के ऊपर ये फिलॉसफी रही होगी उस समय की, शायद ऐसा समाज होगा। जैसे मान लिया जाए कि हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे वी कैन नॉट फाइंड एनी प्रीस्ट, हमें प्रीस्ट का कोई रोल नहीं मिलता है। हमें ज़्यादातर ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी सोसाइटी थी जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, व्यापार
चलाने वाले लोगों का ही समाज था और एक तरह की एग्लिटेरियन सोसाइटी थी, सबको समान अधिकार प्राप्त था। किंतु अगर आप वहीं देख रहे हैं वैदिक काल की ओर, वैदिक काल में आपको अलग अलग वेद मिल रहे हैं, उन वेदों के साथ उपनिषद मिल रहे हैं, अरण्यक्स मिल रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें आपको जो दिखा रही हैं वो ये दिखा रही हैं कि समाज जो है वो विभाजित था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ वर्णास, क्योंकि जो आपका ऋग्वेद का 10th मंडला है वहां पे यू आर टॉकिंग ऑफ द वर्ण सिस्टम। उस वर्ण सिस्टम के लिए भी दे से दैट कहीं ना कहीं से दैट वर्ण शब्द, दैट पर्टिकुलर वन वर्ड वर्ण, वो आपकी कलर से आ रहा था और जो ग्रेजुअली दिखा है वो लोगों के अलग अलग काम के आधार पे दिखने लगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इफ वी आर टॉकिंग ऑफ वैदिक कल्चर, उस समय हमें जो मिल रहा है दैट इज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम डिपिक्टेड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर। जो साहित्य है वो ही हमें इसका परिचय दे रहा है। तो सोच के देखिए, जब आप समाज के बारे में लिखेंगे तो आप साहित्य, वो जो आउटकम आएगा वही साहित्य नहीं है। जब आप उसकी धर्म की विशेषताओं को बताएंगे तो वही आपका लिटरेचर आउटकम है। वैदिक साहित्य का टोटल परिचय दे। तो आइडियली आपको फोकस जो करना है वो वैदिक के ऊपर करना है। अब उसके डायमेंशंस के ऊपर हम बात करेंगे तो रिलीजियस डायमेंशन हो सकते हैं, सोसाइटल डायमेंशंस हो सकते हैं, उसके लिटरेरी डायमेंशंस हो सकते हैं, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस हो सकते हैं। तो वहां पे जा करके अब आज की डेट में वहां क्या मिल रहा है हमें, तो सोसाइटी कैसी है आप सोच के देखें। वर्णा सिस्टम उस समय था, अभी भी है कास्ट सिस्टम के तौर पे। इफ वी आर टॉकिंग ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, उस समय पितृसत्तात्मक समाज था। आज भी वी कैन सी अ कास्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी इन इंडिया। एग्रीकल्चरल पेस्टोरल थे डेफिनेटली, अभी हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी, एक व्यवस्था थी जहां पे एक समूह होता था, जो पहली इकाई थी, दैट वाज फैमिली। स्टिल इन दिस सोसाइटी द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली। सो ये दो चीजें मिल रही हैं। रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलें तो पॉलिथीइज्म था, मीन्स अलग अलग बहुत सारे भगवान होते थे, बहुत सारे डेटीज होते थे जिनकी आप उसे बहुत सारे होते थे अलग अलग, जैसे इंद्र, मित्र, अग्नि, वरुण, तमाम ऐसे कई ऐसे गॉडेस, जैसे सरस्वती का आपको वेदों में जिक्र मिलता है। इसके अलावा नेचर वर्शिप करते थे। डेफिनेटली आज भी कई तरीकों से हम नेचर वर्शिप करते हैं। एक नॉर्थ इंडियन काफ़ी बड़ा रिचुअल है कि हम हवन करते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं, ये तमाम चीज़ें हमें। इसके अलावा आपको कंसेप्ट ऑफ कर्मा, तो इफ़ यू विल सी द एंटायर रीजन, इफ एट ऑल ये स्टार्ट होता है, फिर डिवाइड होता है, जैसे कि आपने बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह पढ़ना शुरू किया, तो तमाम चीज़ें रास्ता एक ही जा रहा है, ठीक है। और बस द गोल इज सेम, द वेज आर डिफरेंट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको अच्छे शब्दों में डिमांड के अनुसार, कमांड के अनुसार चीज़ें लिखनी है, विच वी कैन डू विद द questions only. Now coming to the smart city. अब इतना फेवरेट एरिया है स्मार्ट सिटी आपका, तो what you think, अगर आप सिटी और टाउन की ही बात करते हो तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 8 आया है। अब देखो इतनी भी मेहनत नहीं की गई है कि सीरियल नंबर चेंज किया गया है। खैर ये मेहनत अगर ना की जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं भला है। मैं इसके बाद 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको यूपीएससी का दिखाऊंगी और मैं ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फोरम का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि स्टूडेंट्स ही कहते हैं टेस्टिमोनियल्स में कि जो क्वेश्चंस करवाए जाते हैं कई बार हूबहू आते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें। खैर इस पे ज़्यादा बातें नहीं करके हम एक कोशिश कर सकते हैं कि एक ओवरऑल तैयारी के बीच में कुछ ऐसा एरेना सेट किया जाए आपके लिए, जहां हम आपको जैसे 2024 के यूपीएससी के क्वेश्चन के बेस पे 2024 का पीसेस का क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम करने की कोशिश करें, और गलती से भी हमें वो कुछ 5-6 क्वेश्चन भी कंफर्ट जोन के मिल जाएं जो हम पढ़ें और वो जाके कर लें। वो कंफर्ट जोन वाले 5-6 क्वेश्चन हमारे रेस्ट 15 क्वेश्चन को आराम दे देंगे। कहीं अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो यहाँ से समय बचाया और वहाँ समय हम लगाएंगे ताकि हम उसको प्रॉपर्ली जस्टिस कर पाए। तो अब देखते हैं 2019 पीसीएस क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, स्मार्ट सिटी विकास हेतु मूल
संचारणात्मक तत्व बताएं, मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा इस इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, दैट कनेक्टिविटी है, इसके बाद स्मार्ट ग्रिड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी, ई गवर्नेंस, अच्छी सुविधाएं, ये तमाम चीजें आपको, यही एलिमेंट्स है। स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, डेफिनेटली पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस योजना को हेतु चुने गए नगरों की प्रमुख विशेषताएं विशेषताओं की विवेचना करें। तो अब ईस्टर्न यूपी, ऑब्वियसली आप सबको पता, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप एक दिमाग में दौरा लगाएं, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज वगैरह वगैरह डालें। इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अब देखिए सेम क्वेश्चन उस हिसाब से आ रहा है। सो द आइडिया बिहाइंड इट इज फेचिंग द कीवर्ड्स, उस कीवर्ड को पकड़ो। देखिए 30-40 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड पूरा सिलेबस घूम सकता है। ये पूरा नहीं तो कम से कम 70% सिलेबस अगर दिमागी तौर पे हमने अच्छे से उसको जस्टिस किया तो बिल्कुल घूम सकता है। तो ये एक एरिया जो है हम वहाँ से कवर करेंगे, और ये हमारा बेस अगर लेके चलें तो हमने आपको, ये 2024 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित करिए, मतलब अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। व्हेनेवर इट इज आस्क्ड वैदिक पीरियड, प्लीज कंसिडर अर्ली एंड लेटर वैदिक बोथ, राइट। यहाँ पे आपको बाकायदे बताया जा रहा है कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक जो है, इन दोनों पीरियड्स को लेकर के उस समय की सोशियो इकोनॉमिक, अब आप उस बबल में जाइए, है आपका सोशियो इकोनॉमिक पोर्शन। ऋग्वेदा एक इसका डायरेक्ट कीवर्ड हो गया जो कि हमारा सिलेबस से रिलेटेड हो गया। सोशियो इकोनॉमिक हमारा ड्रिवन कीवर्ड हो गया जहां से एंटायर फ्रेम हो रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, अंडरलाइन द चेंजेस। सो वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अलोंग विथ द आइडिया कि आपके हिसाब से उस समय क्या हो सकता है। बट बहुत सारा हिसाब, बहुत सारा ओपिनियन इसमें नहीं डाल सकते हैं, कॉज दे आर नॉट आस्किंग फॉर द ओपिनियन, दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द फैक्चुअल अंडरलाइनिंग। उन्होंने इसमें रेखांकित करने को कहा है, बस इतना कहा है कि क्या क्या चीजें हुई थी वो बता दें आप। और अगर छोटो सा ओपिनियन अगर आपको डालना है तो कंक्लूजन के फॉर्म में यू कैन गिव अ गुड ओपिनियन। नाउ कमिंग टू estimate the contribution of Pallavas of Kanchi for the development of art and literature of South India. Now talking of दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों का योगदान मूल्यांकन करिए, ठीक है। क्या मेजर हो गया आपको इसमें, पल्लवास डेफिनेटली आप पढ़ेंगे, साउथ इंडियन लिटरेचर को ये फोकस कर रहा है, सो आप उसको डालेंगे। आर्ट और डेवलपमेंट, डेफिनेटली आप उस बबल में जाएंगे, यू विल फाइंड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट किस तरह के हो सकते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल, जो भी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जब भी हमारे पास आएगा, एक आइडिया, एक एरेना रहेगा डेवलपमेंट का कि चाहे हम जो भी ले रहे हैं हम उसमें डेवलपमेंट, हम उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही एड्रेस करेंगे थ्रू द क्वेश्चन। तो आइडिया ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग जो रहेगा वो कहीं ना कहीं हमें मैच करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट वर द इवेंट्स लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट द रिजल्ट्स। कैन यू इमेजिन, ये दिस कैन नॉट बी, देयर कैन नॉट बी एनी इजी क्वेश्चन देन दिस फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। डेफिनेटली समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है, या उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण में कैसे प्रभावित करता है। व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज, व्हाट डज इट अफेक्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो द keyword or the area, the conceptual area is the surface temperature rise, and the other part to be considered is the tropical cyclone. आप समझ रहे हैं यहाँ क्या है। तो आइडियली ये क्वेश्चन भी आपको हो गया। तो जो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, विच आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, विच वी आर गोइंग टू डील प्रॉपरली इन द क्लास थ्रू दैट। याद रहे, इस क्लास में हम कहीं भी फैक्ट नहीं खेलने वाले हैं कि स्टडी ऑफ कॉइन क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक, ये ऐसी तमाम चीज़ें, लोथल में क्या मिला था,
चानूदारो में क्या मिला था, राखीगढ़ी में क्या मिला था, वो सब आपको पता है. व्हाट वी आर गोइंग टू डील विथ इज कंसेप्ट, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बहुत लिमिटेड है, और उस लिमिटेड समय, उस लिमिटेड रिसोर्स का द बेस्ट यूज, व्हाट कैन बी द बेस्ट यूज, वो हमें दिखाना है. इसीलिए इतने तमाम लोगों में प्रीलिम्स सेलेक्ट होने के बाद, आपका नॉलेज चेक हो जाने के बाद, जो आपका मेंस आपसे लिखवाया जाता है, इट इज जस्ट हाउ यू मैनेज द सिचुएशन, दैट्स हाउ. अब छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं. विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कराएं. Why do large cities tend to attract more migrants than smaller towns? Discuss in the light of conditions in developing countries. तो मेजर आपको क्या हो गया? What is the developing country? The traits of the developing country. एक पार्ट हो गया माइग्रेंट, तो डेवलपमेंट आ गया, माइग्रेंट आ गया, कंपैरिजन ऑफ, देखिए डेवलपमेंट आ गया, माइग्रेंट आ गया, राइट. तो ये आपको एक बहुत जरूरी चीज है टू अंडरस्टैंड, राइट. इसके अलावा इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड वी विल फाइंड अगला क्वेश्चन जो आप देखें, बादलों के फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए. व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट. डेफिनेटली जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी वी विल बी क्वाइट फोकस्ड ऑन द क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बर्स्ट एंड ऑल दिस, द टेराइन, द आइडिया ऑफ क्लाउड, क्लाउड मेकिंग और फॉर्मेशन, ये तमाम चीजें. प्रेसिपिटेशन पढ़ाते टाइम भी आपको प्रॉपरली वो सारी चीजें करवाई जाएंगी, तो ये वहां हो गया. इसके अलावा आपको डेमोग्राफी, डेफिनेटली. इसके अलावा आपको इलेबोरेट एक वर्ड आ रहा है, तो इसी के आसपास हम आपको कुछ कमांड्स करवाएंगे. इसके अलावा आप देखें यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी and women empowerment. So you have women empowerment. What is needed to be addressed is gender equality and gender equity. So the difference between gender equality and gender equity is going to be a part. और इसके अलावा जो एड्रेस करना है that is the concern in the account of the program designed and implemented. So वहीं पे आ जाती हैं the programs and the schemes involved. ठीक है. इसके अलावा समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतरजातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है. मीन्स आपको इंटर रिलीजन और इंटरकास्ट डिफरेंस और सोशो इकोनॉमिक पैरिटी के बारे में बात की जा रही है. कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो एक ऐसे सोसाइटी को डेवलप, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को डेवलप करने के लिए कि आप इंटर रिलीजन भी कर रहे हैं, उस तरह के सेफगार्डिंग हुए उनके लिए. ये तमाम ऐसी चीज़ों को यहाँ पे वी विल बी एड्रेसिंग एज इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी. तो यू कैन सी हियर कि इसके बेस पे, राइट, जो आप फोकस कर सकते हैं वो तमाम चीज़ें आपको इसके अंदर मिल रही हैं. वरना इसके अलावा भी हज़ार ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स के अराउंड ये तमाम चीज़ें घूम रही हैं. और ये अराउंड 50 दिन आपकी प्रिपरेशन के मोस्ट इफेक्टिव 50 दिन 150 घंटे होंगे. और इसके अलावा आपकी जो टाइम है, आप 24 आवर्स में, अगर आप मेंस का टाइम है अराउंड, आप 10 घंटे 11 घंटे भी 10 घंटे भी मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटे आप एक फिर 10 दिन में आप 100 घंटे कर लेंगे. आइडियली हम आपकी लाइफ का 15 दिन, अगर आप एक दिन में 10 घंटे करते हैं, 15 दिन में 150 घंटे करते हैं, तो हम आपकी ज़िंदगी के केवल 15 दिन ले रहे हैं, वो भी टुकड़ों में. सो वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ये दोनों ही ज़रूरी है. और लेट अस सी व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन डू द जस्टिस टू दिस UPPCS 2024 का मेंस. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.